नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का शिक्षाश्री के डेली जनरल अवेयरनेस की क्लास में स्वागत करता हूं। रोज़ाना बेसिस पर कराई जाने वाली ये क्लास आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्ज़ाम्स में स्कोर कर पाएँ। आप लोग बस इस क्लास को अंत तक देखिएगा और इस क्लास के PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, वहीं पर इसके PDF अवेलेबल है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक बीमारी है जो रक्त में किसी प्रकार के विकार के परिणाम स्वरूप होती है। संक्षेप में ल्यूकेमिया किस कारण से होता है ये बताना है। ल्यूकेमिया इज ए डिजीज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स इन द ब्लड। प्रिसाइजली ल्यूकेमिया अकर्स ड्यू टू विच रीजन। ऑप्शंस है, रक्त में हेमोग्लोबिन बढ़ जाने से, श्वेत रक्त कोशिकाओं के बढ़ जाने से, प्रोटीन और कैल्शियम के बढ़ जाने से, या फिर रक्त में प्रोटीन के कमी हो जाने से। सही उत्तर होगा इसका श्वेत रक्त कोशिकाओं के बढ़ जाने से, मार्क्ड इंक्रीज ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। और ये है क्या ल्यूकेमिया? ये एक ब्लड कैंसर है। हमारे ब्लड 3 प्रकार के होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, RBC रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये ल्यूकेमिया आमतौर पर WBC के यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिका का कैंसर है। ल्यूकेमिया WBC का एक कैंसर है। WBC और क्या करता है? ये एक प्रतिरक्षा प्रणाली है, मतलब इम्यूनो सेल्स की तरह काम करता है, जो कि अगर बाहर से कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो इनको ये हमला करके नष्ट कर देता है। इस तरीके से ये हमें रक्षा करता है, मेनली WBC। और जब ल्यूकेमिया होता है तो ये WBC अपने कामकाज में असमान हो जाता है और तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। जो WBC सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स जो है, ये बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई होने लगता है, मतलब विभाजित होने लगता है और कैंसर का रूप ले लेता है। और क्या क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि WBC कहाँ पर होता है हमारे शरीर में? तो ये आमतौर पर हड्डी के मज्जा में होता है, बोन मैरो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और ये लिम्फ नोड्स, थाइमस ग्रंथि, यहाँ पर भी थोड़े अमाउंट में WBC पाए जाते हैं। इस तरीके से WBC के बढ़ जाने को ल्यूकेमिया बीमारी बोलते हैं, जो कि एक ब्लड कैंसर है। अगला क्वेश्चन है, भेल्ड घास के मैदान किस स्थान पर स्थित है? भेल्ड टाइप ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड एट विच प्लेस? ऑप्शंस हैं, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन। सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका में। ग्रासलैंड किसको कहते हैं? तो ग्रासलैंड ऐसे विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं जहाँ दूर दूर तक केवल घास ही हो या फिर छोटे झाड़ फैले हुए, बसेज जिसको बोलते हैं, BUSHES, बुसेज। तो जहाँ दूर दूर तक घास या फिर झाड़ फैले हुए हो उसको ग्रासलैंड्स बोलते हैं। ऐसी जगहों पर जहाँ तहाँ वृक्ष भी हो सकते हैं, कहीं कहीं भी पेड़ होते हैं, लेकिन पूरे भूमि के अधिकतर हिस्से पर क्या होता है, केवल घास बिछा होता है। और अंटार्कटिका को छोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, अंटार्कटिका को छोड़कर ग्रासलैंड हर महाद्वीप पर पाई जाती है। और जहाँ जहाँ ये पाई जाती है वहाँ पर स्थानीय नाम से इसको जाना जाता है। जैसे अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान से नोट करना है कि ग्रासलैंड्स कहाँ कहाँ किस नाम से बुलाया जाता है। तो ध्यान से यहाँ पर देखिए, दक्षिण अफ्रीका में इसके भेल्ड बोलते हैं, जो अभी आपने देखा। उप सहारवी अफ्रीका में इसको सवाना बोलते हैं, यूरोप या फिर एशिया में स्टेपी, और उत्तर अमेरिका में प्रेरी बोलते हैं, प्रेरीज। और दक्षिण अमेरिका में इसको पम्पास बोलते हैं, पम्पास। और इंडिया के यानी कि भारत के उत्तरी इलाके में ग्रासलैंड के छोटे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मर्ग। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। इस ग्रासलैंड पर लोग अपने गाय भैंस चराते हैं, उसी को चारागाह भी बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रथम लोकपाल कौन बना है? हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं कुरियन जोसेफ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। सेकंड ऑप्शन है दिलीप बाबा साहेब भोसले। थर्ड ऑप्शन है फली एस नरीमन या फिर पिनाकी चंद्र घोष। सही उत्तर होगा पिनाकी चंद्र घोष। यही भारत के पहले लोकपाल बने हैं और ये वर्तमान लोकपाल भी हैं। भारत के प्रथम और वर्तमान लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। 23 मार्च 2019 को ये पहला लोकपाल का कार्यभार संभाले थे। और ये हैं कौन? ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हैं। लोकपाल होता क्या है? लोकपाल एक उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने वाला एक क्या होता है? पद होता है, नियमित पद होता है। शिकायत सुनता है, उस पर कार्रवाई करता है, तो ये लोकपाल के जरिए होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुजनित रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज? ऑप्शंस है खसरा, आंत्रज्वर यानी कि टाइफाइड, कंजक्टिवाइटिस, इसको पिंक आई भी बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा खसरा, मीजल्स। ये एयरबोर्न डिजीज है इन चारों ऑप्शन में से। और ये बीमारी है क्या? ये एक श्वसन प्रणाली का वायरल इन्फेक्शन है, मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम का ये एक वायरल संक्रमण है। ये संक्रमित व्यक्ति के बलगम और लार के संपर्क के कारण फैलता है। मान लीजिए किसी ने कहीं पर स्पीटिंग कर दिया, थूक दिया, और वहाँ से आपको अगर कांटेक्ट में आ गए तो ये बीमारी फैलता है। या फिर खांसते या छींकते समय ये संक्रमण हवा के जरिए भी फैलता है। ज़्यादातर ये बच्चों में होता है, बच्चों में होने वाला यह संक्रमण बीमारी है। लेकिन इसके इलाज के लिए अब वैक्सीन उपलब्ध है, खसरा वायरस वैक्सीन। ये इस बीमारी को रोकने के लिए कारगर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अयस्क रेडियम तत्व से निकाला गया था? द एलिमेंट रेडियम वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर? ऑप्शंस हैं चूना पत्थर, पिच ब्लेंड, रेटाइल या फिर हेमेटाइट। सही उत्तर होगा इसका पिच ब्लेंड। और रेडियम का आविष्कार किसने किया था? पियरे एंड मैरी क्यूरी। ये दोनों ने मिलकर रेडियम का आविष्कार किया था। कैसे? बाय मेजरिंग रेडियो एक्टिविटी। और कैसे किया था? पिच ब्लेंड के रेडियो एक्टिविटी को मेजर करके। पिच ब्लेंड है क्या? एक और है। और पिच ब्लेंड है क्या? एक और है जिससे यूरेनियम निकाला जाता है। यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उबलते हुए पानी की तुलना में भाप क्यों ज़्यादा जलन देता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये एनटीपीसी में पूछा जा चुका है पहले। वाई डज स्टीम काउज मोर सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर? ऑप्शंस हैं भाप शरीर में घुस जाता है, भाप गैस है, भाप में अव्यक्त गर्मी होती है यानी कि स्टीम हैज लेटेंट हीट, या फिर भाप में अधिक शक्ति होती है। सही उत्तर होगा इसका स्टीम हैज लेटेंट हीट। भाप में अव्यक्त गर्मी होती है। बॉइलिंग वाटर में केवल स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है, बस उतना ही होता है जो कि इसको बॉयल कर दे। जबकि स्टीम में क्या होता है कि बॉइलिंग वाटर का हीट ऊपर से वेपराइजेशन का लेटेंट हीट, ये दोनों होता है, जिससे क्या होता है कि स्टीम में ज़्यादा हीट एनर्जी हो जाता है और इसी कारण से स्टीम ज़्यादा बर्न करता है बॉइलिंग वाटर की तुलना में। याद रखिएगा लेटेंट हीट। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड में सीवीवी क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। व्हाट डज सीवीवी स्टैंड फॉर इन क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड? ऑप्शंस है कस्टमर वेरिफिकेशन वैल्यू, कंप्यूटर वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू या फिर सेंट्रल वैलिडेशन वैल्यू। सही उत्तर होगा कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। सीवीवी का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये आपके डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के पीछे 3 डिजिट का नंबर होता है जो कि वहाँ पर अवेलेबल होता है। और ये होता क्या है?
ये एक एंटी फ्रॉड सिक्योरिटी फीचर है ताकि ये वेरीफाई कर सके कि ये कार्ड आप ही का है क्या किसी और का है। आपको अगर शॉपिंग करते होंगे ऑनलाइन तो वहाँ पर CVV नंबर देना होता है, तो ये यही वेरीफाई करता है कि कोई फ्रॉड ना हो, ये कार्ड आप ही का है। बस इसका इतना ही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? कृष्णा सोबती पास्ट अवे रिसेंटली, शी वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? ऑप्शन हैं सिनेमा, राजनीति, साहित्य या फिर खेल। सही उत्तर होगा लिटरेचर, साहित्य से जुड़ी थी वो। कृष्णा सोबती जो कि एक हिंदी फिक्शन राइटर थी, एसेइस्ट थी, ज्ञानपीठ अवार्डी भी थी। इनका निधन जनवरी 2019 में हो गया था। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1980 में मिला था। क्योंकि इनका नोबल जिंदागीनामा और साहित्य अकेडमी फेलोशिप 1996 में मिला था इनको। 1996 में साहित्य अकेडमी फेलोशिप। इनके दूसरे नोबल मित्रों मरजानी के लिए और ज्ञानपीठ अवार्ड 2017 में मिला था। इनके भारतीय लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के वजह से इनको 2017 में ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। ये सारे पॉइंट्स एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी? कॉमनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड इन विच ईयर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट? ऑप्शंस हैं 1930 में, 1919 में, 1932 में या फिर 1935 में। सही उत्तर होगा 1932 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? रामसी मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के। 1932 में किया गया था और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसी मैकडोनाल्ड के द्वारा माइनॉरिटी के लिए एक स्कीम लाया गया था जिसको कॉमनल अवार्ड के नाम से जाना जाता था। जो अल्पसंख्यक लोग रहते थे उन्हीं के लिए लाया गया था और कॉमनल अवार्ड के नाम से जाना जाता था, सांप्रदायिक पुरस्कार। और इसमें था क्या कि सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाएगा मुस्लिम्स के लिए, सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए। और इसको शेड्यूल्ड कास्ट तक भी एक्सटेंड किया गया था कि शेड्यूल्ड कास्ट वाले भी इसमें आएंगे। और इसके विरुद्ध में गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में फास्ट अनटू डेथ की निर्णय लिया ताकि इस कॉमनल अवार्ड को मॉडिफाई किया जा सके, क्योंकि ये बांटने का काम कर रहा था। इसलिए गांधी जी ने यरवदा जेल जो कि पूना में वहाँ पर फास्ट अनटू डेथ को अपनाया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने 1964 की भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया की 20वीं सदी की प्रमुख औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक सूचीबद्ध किया है? विच इवन एजेंसी हैज़ लिस्टेड द 1984 भोपाल गैस ट्रेजिडी एमोंग वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट ऑफ 20th सेंचुरी? बहुत ही दर्दनाक ये था भोपाल गैस ट्रेजिडी। ऑप्शन है इसके WHO, यूनेस्को, ILO या फिर UNDP। सही उत्तर होगा इसका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है इसका। ये एक UN का एजेंसी है। ये अपने हाल फिलहाल के रिपोर्ट का नाम क्या था? द सेफ्टी एंड हेल्थ एट द हार्ट ऑफ फ्यूचर वर्क। हेल्थ एट द हार्ट ऑफ फ्यूचर वर्क। इसमें बताया है कि जो भोपाल गैस ट्रेजिडी था ये दुनिया का मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था 20वीं शताब्दी का। इस भोपाल गैस ट्रेजिडी में क्या हुआ था? 15,000 लोग मारे गए थे। और क्यों मारे गए थे? क्योंकि 30 टन से भी ज़्यादा हाईली टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भोपाल गैस ट्रेजिडी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ये याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट के एक्सक्रेशन के वजह से 15,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये भोपाल गैस ट्रेजिडी जो फैक्ट्री में हुआ था वो यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट का फैक्ट्री था भोपाल में। इस तरीके से आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।